नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 38 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है सुप्त वज्रासन, ये आसन आज हम समझेंगे, करेंगे। सुप्त वीरासन पहले पढ़े, आज सुप्त वज्रासन को जानेंगे। सुप्त वज्रासन कैसे किया जाता है, उससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि इसका शब्द अर्थ क्या है। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र का नाम की एक नाड़ी है, वज्र नाम की, जो पाचन संस्थान से जुड़ी हुई है। भोजन के पश्चात सोने से पूर्व, जो भोजन करते हैं उससे सोने से पूर्व इस आसन में शयन करने के कारण इस आसन को सुप्त वज्रासन कहा जाता है। ये आसन अपने आप में बहुत ही लाभकारी है, प्रभावशाली है, क्योंकि ये पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, भोजन पचाने का कार्य करता है, तो इसी की इसलिए महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात ये, कोई पूछे आपसे ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है। अक्सर सभी आसन भोजन के बाद नहीं किए जाते, परंतु ये सुप्त जो आसन है, सुप्त वज्रासन, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद हम कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन भी आप कर सकते हैं। नाम इसका संस्कृत में सुप्त वज्रासनम, हिंदी में सुप्त वज्र आसन और अंग्रेजी में रिक्लाइन्ड जो है थंडर बोल्ट पोज के नाम से इसे जाना जाता है। इसका आपने ध्यान रखना है नामकरणों का, और अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में क्या है। आसन क्रम को समझिए। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठते हैं तथा पार्श्व में हथेलियां भूमि पर रहेंगी। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने नितंब के नीचे ले जाएं। पैर के पंजे अंदर की तरफ आपके रहेंगे, इस बात का ख्याल रखना। इसी तरह बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे ले जाएं। अब रेचक करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर आपको झुकना है। दाईं कोहनी को भूमि पर रखें, फिर बाईं कोहनी को भूमि पर रखें, और इस तरह से आपने उस समय थोड़ा सा रुक करके आगे बढ़ना। उसके बाद दोनों हाथों को शरीर के पीछे लेकर जाएं। दोनों हाथों को शरीर के पीछे लेके जाना है, भूमि पर आपने लेट जाना है, और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ना है, अथवा दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर बनाकर रखना। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये एक स्लाइड पहले रह गई थी। इसका बाद मेरुदंड को धीरे से धरती पर रख दें। ये हमने कहा कोहनिया पर टिका हुआ था, अब पीछे आप लेट गए। उसके बाद हाथों की स्थितियां आपने समझ ली कैसे रखना। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा आपका, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें हल्की सी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें आप हल्की सी बंद कर लें, चल करके बंद, अपना सहज छोड़ दो, उनको ढीला छोड़ दो। प्रयत्न बिल्कुल आंखों पर न रहें, उनको सहज कर दें, तो स्वाभाविक स्थिति में अपने आप आंखें जैसे बंद होती है वैसे उनको रहने दीजिए। नाम ही इसका सुप्त वज्रासन है, तो ऐसी अवस्था में आपने पहुंचना है। आसन का क्रम, इसमें सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी तीनों एक सीध में रहना चाहिए। ऐसा ना हो गर्दन टेढ़ा है, सिर अलग जगह घूम रहा है, रीढ़ की हड्डी में कहीं बल है। इन तीनों की एक क्रमता चाहिए, एक रूपता चाहिए। फिर धीरे धीरे विपरीत क्रम से एक एक करके शरीर के अंगों को विश्राम देना है। अपने हाथों को विश्राम दिया, एक एक करके पाँव को सीधा किया। इस तरह से पूरा आपको विश्राम दे करके शवासन में लेट जाना है। काल अवधि देखें 1 से 3 मिनट तक आपको ये करना है, अथवा क्षमता अनुसार, बाउंडेशन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कोई
कोई कितना कर सकता है, इसलिए आपकी क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है। पर कहा कम से कम 1 से 3 मिनट तो आप रुकिए, जिससे इसका लाभ आपको समझ में आएगा। इसका एक बार चित्र भी आप देख लीजिए सम्यक्तया। ये चित्र है, एड़ियाँ आपकी हिप्स के बिल्कुल नीचे नीचे है और नितंब प्रदेश के नीचे रहेगी अपनी एड़ियाँ, और वीरासन में एड़ियाँ बाहर रहती है। इस अंतर को थोड़ा समझ के रखना है। और दूसरा, इसके प्रभावों को जानिए। प्रभाव इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर के जो प्रभाव हैं। शारीरिक प्रभाव में इस आसन से जंघाओं और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा संधिवात, गठिया जैसे रोगों में ये लाभकारी है, उनको लाभ मिलता है। अब ध्यान ये रखना कि बहुत ज़्यादा संधिवात, गठिया हो तब ये चीज़ें आपके आसनों के क्रम हैं, ये निषिद्ध हो जाते हैं। पर जिनका ऐसा है, पारिवारिक है, औरों को है, तो आपके जीवन में भी ऐसी समस्या भविष्य में उभर सकती है। तो आपको पहले से इन आसनों का चयन करना जो इन समस्याओं को ठीक कर सकता है। तो उनमें से एक सुप्त वज्रासन भी है। सुप्त वज्रासन का आपको अभ्यास करना। दूसरा इसमें है, इसको करने से पाचन संस्थान, आपका उत्सर्जन संस्थान तथा प्रजनन संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। 3 यानी आपका मणिपुर चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र और मूलबंध, इन तीनों चक्रों से संबंधित जो ये ऑर्गन हैं, इन सब प्रभावित होते हैं। पूरा पेट पर आपकी नाभि से नीचे खिंचाव आता है, नाभि खिंचता है और अपान वायु आपका सक्रिय हो जाता है। ये बात समझिए। अमाशय के रोगों, आपके पेट के अमाशय, जहाँ स्टमक जिसे हम कहते हैं, उसके जो रोगों में ये लाभकारी है। कैसे? अति अम्लता, पेप्टिक अल्सर को निवारण करता है तथा अजीर्णता और मंदाग्नि को दूर करता है। ध्यान दीजिए, आसन जो भी हैं ये हमारे रोगों से पहले हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, रोगों से पहले। एसिडिटी अभी आपको है, ज़्यादा आपको एसिडिटी बन रही है या अति भोजन आपने कर लिया, तब आपको इस सुप्त वज्रासन में नहीं लेटना। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, आपने अपना एसिडिटी कभी कभार महीने में 1-2 बार, 3 बार ज़्यादा भोजन करने पर ऐसा बन जाता है, ऐसी स्थिति है, तो आपको नॉर्मल स्थिति में आपको ये अभ्यास करना है ताकि भविष्य में वो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। इस बात का ख्याल रखिएगा। जब समस्या है उस समय अभ्यास नहीं करना, ये मेरा कहने का इसमें अभिप्राय है। समस्या में नहीं करना। पाचन की दर को तीव्र करता है, पाचन तंत्र को तेज कर देता है। इसको खाना खाने के बाद किया जाना लाभदायक माना गया है। इसके अभ्यास से वज्र नाम की जो नाड़ी है, जिस पर इसका नाम पड़ा है वज्रासन, वज्र नाड़ी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एड़ियाँ पर जब आप दबाव डालते हैं, तथा ब्रह्मचर्य पालन के लिए भी उत्तम अभ्यास है। वज्रा नाड़ी जो है आपका सूर्य स्वर तंत्र को जागृत कर देता है, जिससे भोजन पाचन क्रिया आपकी अच्छी हो जाती है, भोजन पचने लगता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यह श्रोणि प्रदेश में रक्त प्रवाह एवं स्नायविक आवेगों में परिवर्तन करता है, मांसपेशियों को पुष्ट करता है। ध्यान दीजिए, श्रोणि प्रदेश आपका जहाँ बेल्ट आप बांधते हैं, कटी प्रदेश जो किसे हम कहते हैं, कमर जो आपकी है उससे नीचे का, और नितंब अस्थि, नितंब प्रदेश जो है पेल्विक रीजन है, उसका आसपास का सारा जितना भी श्रोणि प्रदेश से संबंधित एरिया है, वहाँ के नर्वस सिस्टम को, वहाँ के स्नायु तंत्रों को ये एक्टिव कर देता है, उनको जागृत करता है, जिससे अंदर का पाँव का जितना भी अस्थिरता है आपकी, जिनमें बहुतों में पाँव में दर्द आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पिंडलियों में भारीपन, अकड़न जकड़न, और पिंडलियों के बिगड़ने से आपका पाचन बिगड़ जाता है, नाभि बिगड़ा हुआ है, तो इन सब को ये ठीक करता है। ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। हर्निया और बवासीर में लाभदायक है, परंतु बवासीर रोग से पूर्व ही करें। फिर मैंने कहा, यदि आपको पाइल्स है, अर्श यानी आपको बवासीर की समस्या है, तो आपको ये नहीं करना उस समय। स्त्रियों
की अनियमितता मासिक धर्म समस्या को नियमित करने में करके स्वस्थ बनाता है। और ध्यान रहे, ये ऋतु धर्म काल, ये ऋतु चक्र जब चल रहा होता है उस समय ये अभ्यास नहीं करना, वैसे ये अच्छा है। वात रोग से उत्पन्न शिरोवेदना में लाभकारी है। आपको ये अभ्यास करें, जिसको सर दर्द रहता है तो उनको ये अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे आपका शिरोवेदना में लाभ मिले। दमा, एलर्जी और अन्य श्वसन से संबंधित रोगों में विशेष उपयोगी अभ्यास है ये। और ऐसे दमा, एलर्जी हुआ, अन्य श्वसन के जो रोग हैं फेफड़ों के, उनमें ये लाभकारी होता है। मानसिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है वो भी समझिए। ये इंद्रियों को नियंत्रित करने में अत्यंत उपयोगी है, जिसके फलस्वरूप मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। इंद्रियां यानी आपकी 10 इंद्रियां, 11वीं इंद्रियां आपका मन, इंद्रियों का राजा है मन, और 10 इंद्रियों को नियंत्रण में लाता है। यानी उनके जो विषय हैं, इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं, उनके प्रति उनकी आसक्ति होती है, उन विषयों के प्रति वो एक नियंत्रण में आता है। जैसे आपका कान का जो स्वभाव है, कान का जो विषय है श्रवण सुनना है, नाक का सूंघना, आंख का देखना, मुख का जो जीभ का है चखना, तो इन जब ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका जो जो विषय हैं उनके प्रति नियंत्रण करना, यानी वो आपका नियंत्रण कहलाएगा। ये मन पर अंकुश लाता है, जिससे इंद्रियां आपके नियंत्रण में रहती हैं। ये आसन षड विकारों को शांत करता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो भय, क्रोध जो हैं, इनको सबको ये शांत कर देता है। आध्यात्मिक स्तर पर देखिए, ये सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है, पूरा मूलबंध को ये प्रभावित करता है, एड़ियाँ आपकी लगी हुई हैं, तथा ऊर्जा का ऊर्ध्वरोहण होने लगता है। जब मूलबंध ही आपका अच्छा होगा, मूल जड़ रूट जो है वो अच्छा होगा, तो आगे की स्थिति आपकी ठीक होने लगेगी। इसके बाद मांसपेशियों पर इस आसन का प्रभाव आप देखिए, ये वही है जैसे हम अपने वीर आसन में, वही मांसपेशियां हैं आपके वक्षस्थल की, पृष्ठभाग आपका मेरुदंड का पृष्ठभाग की सारी मांसपेशियां, कंधों की मांसपेशियां हैं इसमें, नितंब से संबंधित कटी प्रदेश, श्रोणी प्रदेश की सारी मांसपेशियां हैं, आपकी थाइज, आपकी जांग और पिंडलियों की मांसपेशियां, इसमें सब मांसपेशियां आती हैं। ये सब की सब प्रभावित होती है, और ये मांसपेशियों से ही बंधा हुआ हमारा शरीर होता है। शरीर में भारीपन आ रहा है, कभी अकड़न आ रही है, और ये एक ऐसा आसन है जब आप दिन भर खूब काम करते हैं, मान लो आपने खूब चलना हो गया, पहाड़ों पर चढ़ाई किया, आपने खूब यात्रा किया, दिन भर जब थकान आपके पाँव में आती है, पिंडलियों में आती है, तो आप यदि इस आसन में बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे सारी की सारी पिंडलियां, सारी जांघें, सारी मांसपेशियां, थकान इस आसन के अभ्यास के बाद ठीक हो जाती है। क्यों? ये इन मांसपेशियों को बहुत विश्राम देता है। इसलिए जो दिन भर खड़े रहते हैं, मान लो किसी की पेट्रोल पंप पर ड्यूटी है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, खड़ने का, स्टैंडिंग में ऐसे अभ्यास, कोई नाई है जैसे खड़ा सारा दिन काम करता है, तो ऐसी स्थितियों में पाँव की पिंडलियां, चाहे फौजी भाई है, इसलिए तो इसको सुप्त वीरासन, सुप्त वज्रासन कहा गया। तो उनको पूरा आराम मिलता है, इसमें खूब रिलैक्सेशन मिलता है। हम अपने विषय पर रहें। चक्रों का प्रभाव, चक्रों के प्रभाव में मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, ये 2 चक्र इसमें विशेष प्रभावित होते हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र। मणिपुर भी आता है, वो इतना नहीं होता जितना इन 2 चक्रों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। ग्रंथियों की बात करें, ग्रंथियों में जनन ग्रंथि व पौरुष ग्रंथि, ये 2 ग्रंथियां हैं जो विशेष प्रभावित होती है। इसीलिए इसे ब्रह्मचर्य आसन, ब्रह्मचर्य और मन पर नियंत्रण, ये सारे अभ्यास आज के समय में इन आसनों की मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा भूमिका है, इनका रोल है, इसको आपको करना है। अच्छे से समझिए इनके प्रभाव, इनकी सावधानियाँ, इनको कब करना, किसके बाद क्या करना। अब जैसे आसन से पहले हम क्या करें, सीधा ये आसन में हम कैसे जाएंगे, तो प्रिपरेशन आपके लिए बताई गई है। पहले आपको भद्रासन करना है, या आपको आना चाहिए। वज्रासन आपको आना चाहिए। सरल मत्स्य आसन में होता है कि आप अपने पाँव सीधे करके भी गर्दन मोड़ सकते हैं, या फिर आप
पद्मासन लगा करके या अर्ध पद्मासन लगा करके या सुखासन लगा करके गर्दन को लगा सकते हैं। तो इस तरह से। और चौथा है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन का चित्र ये है, जो हमने वीरासन में कहा कि चित्र इस तरह से होगा, तो वो ये है। इसमें आपने वज्रासन लगा करके आप पीछे की ओर झुकना है। ये आपका कहलाएगा उत्तान मंडूकासन। ये पहले आप कर सकते हैं सुप्त वज्रासन से पहले, इसमें सहजता होती है। और जब ये सिद्ध होता है तो आप कमर भी धरती पर रख सकते हैं, वो थोड़ा सा खिंचाव पाँव में ज़्यादा देता है। आसन के बाद हम क्या करें, ये भी ज़रूरी है। पहला शवासन आपको करना, शवासन जरूर करना है, पाँव यहीं से फैला देना और विश्राम लेना, घुटनों में रक्त का प्रवाह बैलेंस हो जाए। पवन मुक्तासन करना, ताकि आपका उसके बाद पवन मुक्तासन करें, साइड में रोलिंग करें, पवन मुक्तासन क्रिया कर सकते हैं, और ये इससे आपका कमर ठीक। शिथिल दंडासन, आप बैठ जाएं तो शिथिल दंडासन भी कर सकते हैं, पाँव को फैला के, हाथ पीछे, गर्दन लमका दो, कंधों को ढीला छोड़ करके पूर्णतया विश्राम। शिथिल दंडासन की स्थिति ये होती है बैठने की। तो इन तीनों आसनों को आप क्रमता से कर सकते हैं। ये पूरक आसन है। सावधानियां आप ध्यान दीजिए, यदि जांघों में दर्द आपके है, बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में घुटनों को थोड़ा अलग कर लें। यानी आपके पांव इकट्ठे करके हम वज्रासन में सीधा लेटते हैं तो बड़ा कठिन होता है, तो आप पांव में थोड़ा सा फैलाव दे सकते हैं, सहजता की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से। पर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े, उन घुटनों को वापस से आपने मिलाना शुरू कर देना है, मिला लेना है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आप पाँव खोल के ही रखें, पाँव भूमि से उठे रहें, ऐसा नहीं, पाँव धरती पर लगाना। यतन और प्रयत्न हमारा बराबर चलता रहे। आपको सामने टारगेट पकड़ में होना चाहिए, सामने लक्ष्य ये हमारा, चाहे वो गलत रास्ते से चलना नहीं, ट्रैक नहीं बदलना। आपकी गति धीरे हो सकती है पर जाना सीधा है। निम्न रक्तचाप, आपका लो बीपी है, गर्भावस्था के दौरान घुटनों में खूब दर्द है, बवासीर है, उरोवेदना, आपके साइटिका है, कटिशूल कमर का दर्द है, उदर शल्य चिकित्सा, यदि आपका पेट का कोई ऑपरेशन सर्जरी है, एब्डोमन कोई भी ऑपरेशन आपका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट बिना पूछे किसी के नहीं करेंगे। पहले अपनी स्थिति अवस्था को दिखा करके ही योग प्रशिक्षक के सानिध्य में आप अभ्यास को करेंगे। गर्भवती महिलाएं 4 महीने तक, जो बात हमने पहले भी कही, सुप्त वीरासन में वही है, आपको नहीं करना। उसके बाद आप पहले तक 4 माह तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं करना। स्त्रियां ऋतुकाल के समय न करें। ऋतु धर्म को ये नियमित करता है, उसकी अनियमितता को ठीक करता है, परंतु ये ऋतुकाल के दौरान नहीं करना, इस बात का समझ में रखना है। चलते हुए समय में नहीं करना। विशेष बातों में ये एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद हम कर सकते हैं। तो एक आसन तो ये हुआ कि हम भोजन के तुरंत बाद ये कर सकते हैं। अभ्यास को करते समय थोड़ा छोड़ते समय शीघ्रता नहीं करना। वही बात, ये आगे पीछे जब भी आप जाएं, आसन में जाएं चाहे आसन से बाहर आएं, तो उसमें शीघ्रता बिल्कुल नहीं करना। शीघ्रता ठीक नहीं होता। और विशेष करके योग शिक्षक के लिए सहजता से ही काम करे, क्योंकि लोग बाकी शीघ्रता से तो उनके दुख होते हैं। शरीर में अकड़न जकड़न किसके कारण होता है? शीघ्रता की वजह से। उनको आपको रिलैक्स करना है, शांत करना है, शिथिल बनाना है। तो आपको आसन करते समय भी ये संस्कार डालना है, जल्दबाजी नहीं करना। इसके अभ्यास से वृद्धावस्था में भी साधक वज्रवत रहता है। यदि आप नियमित ये अभ्यास करते हैं, ये मूल आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, तो आप ये मानिए कि लंबी आयु पाने के बाद भी आप वज्रवत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ये इसका प्रभाव है। अंतिम इसका विशेष बात में है, पंजों को मोड़ कर न बैठें। पंजे मोड़ना मतलब होता है कि आप पंजों को स्टैंडिंग पोस्चर में रख देते हैं, नीचे पंजे मोड़े हुए हैं, पंजों को लंबा कर देना, पीछे फ्लैट कर देना। पंजों को मोड़ कर न बैठें, अर्थात पंजों को सीधा रखें, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा कर देना है। और यथासंभव घुटनों को मिलाकर भी रख सकते हैं। ये कोशिश करना है घुटने आसपास में बाहर ना हो, घुटनों को मिलाना है,
वो पहले बताया, एक सरलता की दृष्टि से पाँव को फैलाना, परंतु कोशिश हमारी यही रहे कि हम घुटनों को मिलाएं, घुटने मिले रहें, एड़ियाँ मिली रहें, पंजे मिले रहें, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि घुटने मिल जाते हैं, एड़ियाँ आपकी दूर दूर हैं, पंजे मिले हुए हैं, तो भी अच्छी बात है। यदि पूर्णतः यही अच्छा है कि आपकी घुटने और एड़ियाँ, पंजे सभी के सभी मिले, तो पूर्ण सुप्त वज्रासन कहलाएगा। ये आपका हुआ विशेष बातों के सहित। अब आगे इसी का वीडियो और देखेंगे। अभी आप सुप्त वज्रासन का अभ्यास देखेंगे। दोनों पांव मिलाए, मिलाने के बाद दोनों हाथों को थाइस के दाएं बाएं रखा, फिर एक एक करके पहले बाएं पांव को फोल्ड किया और धीरे से अपने नितंब को बाएं पांव की एड़ी पर रख लेंगे और धीरे से दूसरे पांव को भी फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद दोनों पांव की एड़ियों पर स्वयं को व्यवस्थित कर लेंगे, अपने नितंब प्रदेशों को रख देंगे। ये सब करने के बाद धीरे से दाहिनी ओर से दाएं कोहनी को, फिर बाईं तरफ से बाईं कोहनी को भूमि पर रखेंगे और एड़ियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने स्थान पर पीछे लेट जाएंगे। लेटने के बाद श्वास आपका सामान्य है, इसमें कोई विशेष लेने छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल श्वास रहता है। यहाँ पर अंतिम स्थिति में क्या करना, कंधों को ढीला छोड़ के रखना। ये एक सामने अब जो कर रहे हैं ये एक मुद्रा है। दूसरा मुद्रा आप देखेंगे दूसरी तरह से, दोनों हाथों को पीछे किया, एक एक करके दोनों बाजुओं को पकड़ लेंगे। ये दूसरी प्रकार की मुद्रा है। इस तरह से भी आप सुप्त वज्रासन में लेट सकते हैं। ये आसन अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। एड़ी पंजे आपके मिले रहें, घुटने मिले रहें, कंधों को ढीला छोड़ के रखना। अंतिम स्थिति में पूरा ध्यान आपका नाभि पर, मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्र पर बना रहे। जब वापस आएँ तो एक एक करके हाथों को विश्राम देना और विश्राम दे करके यहीं से चाहें तो आप सीधा जिस तरह से आए वैसे उठ करके बैठ भी सकते हैं, और नहीं तो यहीं से थोड़ा सा करवट ले करके एक पाँव को विश्राम दे दें, फिर दूसरी ओर करवट लेके आराम से दूसरे पाँव को भी विश्राम दे सकते हैं। ये भी एक तरीका है। इस तरह से भी आप अपने को विश्राम दे करके आसन से बाहर निकल सकते हैं। ये हुआ आपका सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वीरासन से संबंधित कुछ विशेष बातों को जानेंगे। सुप्त वीरासन कैसे करते हैं। सुप्त वीरासन के लिए सबसे पहले तो आपको दंडासन में बैठना है। कमर गर्दन सीधी है और पंजे सीधे हैं। ऐसी जब स्थिति में आप बैठ जाते हैं तो आपको पहले बाईं पाँव को फोल्ड किया, दाईं करें बाईं करें कोई दिक्कत नहीं, आपने एक पाँव को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से करना कि वो एड़ी जो है नितंब प्रदेश के बिल्कुल स्पर्श हो जाए। इसके ऊपर बैठना नहीं है, ये अंतर है। वज्रासन में बैठ जाते हैं, इसमें बैठना नहीं। साइड में इकट्ठा किया, फिर दूसरे पाँव को फोल्ड करके उसको भी इकट्ठा करना, ये कहलाता है वीरासन। ठीक, हाथ यदि हम ऊपर रख दें तो क्या कहलाता है, वीरासन। अब आपने यहीं से पीछे लेटना है, सुप्त वीरासन में जाना है तो दाईं और दाहिने हाथ को पीछे भूमि पर रखना, दृष्टि सामने, कुछ भी कठिन नहीं है। एक तरफ आपने रखा, उसके बाद दूसरे हाथ को भी रख दीजिए, जैसे हम मत्स्यासन में देखा उसी क्रम से एक एक करके आपने जाना। चले गए, सहज रहना है। पूरा नितंब प्रदेश भूमि पर टिका हुआ है, घुटनों में अंतर है और आप मिला भी सकते हैं। दोनों बातें इसमें थोड़ा सा अंतर आप बना के रखें, जितना आपका पाँव में अंतर है, नितंब प्रदेश का जितना अंतर उतना घुटनों में अंतर बना के रखना। फिर धीरे से आपने पीछे लेट गए, भूमि पर पूरा लेट जाना। लेट जाने के बाद अपने हाथों को, ध्यान रखिए, एक एक करके अपने हाथों को बाजुओं को क्रॉस करते हुए पकड़ लेना है। बाजुओं को पकड़ लेना है, पेट को ढीला छोड़ देना है, कमर को ढीला छोड़ देना है, एड़ियाँ पास में स्पर्श है इस बात का ध्यान रखना, पंजे फ्लैट हैं, लंबे हैं, ध्यान रखना, और घुटने भूमि पर टिके हुए हैं, इस बात को महसूस करना। अंत में श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रखना है, शिथिल रख देना है, कंधों को ढीला छोड़ देना है। यानी पूर्ण जैसे हम शवासन में शिथिल होकर के विश्राम लेते हैं, ऐसे ही
सुप्त वीरासन में आप विश्राम ले रहे हैं, सो रहे हैं। इस भाव को ध्यान रखना है, पूरा शरीर में कहीं अकड़ न रहे। अगला ऐसे ही क्रम से जैसे हम गए वैसे ही वापस आपको एक एक करके वापस आना है। इसमें अपने पाँव को सीधा भी फैला सकते हैं, खोल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि वापस आप उठ करके बैठ सकते हैं जैसे हम गए। झटका नहीं देना उठते वक्त, इस बात का ध्यान रखना है और यहीं से अपने पाँव को क्रमशः फैला देना। ये हुआ आपका सुप्त वीरासन का पूर्ण वीडियो और प्रारंभ से अंत तक आपने देखा। इसी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।